हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग आज फिर से जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 14.25 सीआर लोग जुड़ चुके हैं। तान्या, आदित्य, झलक, प्रियांशु, शिफा, काजल, रामलाल, सौरभ, संजना, अलका, श्रेयस, साकिब, अमन, ऋषिका, कुणाल, बहुत बहुत नमस्कार है सभी लोगों को। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दूं, फटाफट से बता दीजिए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एकदम झमाझम चल रहा है। आप लोगों ने रिवीजन कर लिया? सभी लोगों ने जल्दी से बताएं, क्या आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दोनों लेक्चर देख लिए? क्या आपको एक एक पॉइंट क्लियर है? मैंने लास्ट टाइम पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको लिख कर दी थी और कैरेक्टरिस्टिक उसके हमने लिखे थे। आज हम उसके एप्लीकेशन लिखेंगे और करेंगे झमाझम सवाल, है ना। आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप सभी लोग याद करके तो आए होगे, याद करके आए होगे? नहीं आए हो? जल्दी बता दो, याद तो करके आए होगे ना। हाँ, तो बस उसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का उपयोग हम करेंगे सवाल को सॉल्व करने में। आइए जरा शुरू करते हैं। आइए जरा, आइए आइए। अरे कहां जा रहे हैं? तो आज हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ईसीएस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, और एक नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे हम, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन और नस्ट इक्वेशन, बस आज अपने को ये दो टॉपिक पढ़ने हैं। तैयार हैं सभी लोग? चलिए, एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन की बात करूं, तो नंबर वन, टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस, या तुम लिख सकते हो और ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस। क्या ये बात सही है? रिड्यूसिंग पावर अगर टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है, क्यों? ऊपर की तरफ हमने रखे थे लिथियम वगैरह, लिथियम तो शुरू करी थी, फ्लोरीन तक चले थे। तो ऊपर जो रखे हैं उनका अच्छा रिड्यूसिंग पावर होता है, क्योंकि उनका ई नॉट सबसे कम आता है। जिसका ई नॉट आर सबसे कम, उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। तो एक लाइन में हम ये लिख सकते हैं एप्लीकेशन में, क्या कि ई नॉट आर अगर कम होगा तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे लिथियम का सबसे कम, यानी कि लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा मुझे बताओ, फ्लोरीन क्या होगा? बोलो भाई, लिथियम अगर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तो फ्लोरीन क्या होगा? जल्दी बताओ, बोलो। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बिल्कुल सही बात है। क्या यह बात सही है? अब आपके सामने सवाल ऐसे हो सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे मिल सकता है, कंपेयर, बहुत आसान सवाल होते हैं, कंपेयर रिड्यूसिंग पावर, कंपेयर रिड्यूसिंग पावर। चलिए इन चारों में बता दीजिए इन चारों में रिड्यूसिंग पावर बता दीजिए। बहुत आसान है। अरे कर लोगे भाई, कर लोगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल। एक बच्चा कह रहा है सर डीपीपी में ये सवाल थे, तो मैंने आपको बोला था लास्ट टर्न पे जो डीपीपी है उसके सवाल आज के क्लास के बाद आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत आसान होते हैं। बताओ, रिड्यूसिंग पावर कंपेयर करानी है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना लो ना। लेकर 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान, लेकर,
ठीक है, लेकर 12 सरदार का ना मांगे अली महान जानकर फेंके सीडी को नीचे सुनो प्यार है क्यों आई आज, ये हो गया देखो। तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर आ गया ये। तो अगर तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है यानी कि सवाल आप बहुत आसानी से बना ले जाओगे, बहुत आसानी से बना ले जाओगे। ये है रिड्यूसिंग पावर। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो। तो पहला सवाल आपको ऐसे मिल सकता है, नोट कर लीजिए। फिर दूसरा सवाल मैं देता हूं जिसमें आपको ई नॉट दिया जाएगा, है ना। तो ई नॉट से कर लेना, जिसका ई नॉट आर कम उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। फटाफट से नोट कर लो इसको, तुरंत से पहले लिखें और मुझे बताएं। डन है पक्का, चले बेटे, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही चल रहे हो। अगला सवाल कैसा हो सकता है, देखिए आपको बोल दिया A2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे A बन रहा है और इसका ई नॉट A2 प्लस से A का दे रखा है -0.44, ठीक है। B2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे B बना रहे हैं और ई नॉट दे रखा है B से B2 प्लस का प्लस 0.76 वोल्ट, और C2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन C बना रहे हैं और ई नॉट C2 प्लस से C का दे रखा है प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है। कंपेयर रिड्यूसिंग पावर, कंपेयर रिड्यूसिंग पावर। और रिड्यूसिंग पावर बेटा किसकी कंपेयर कराओगे, रिड्यूसिंग पावर किसकी देखोगे, A2 प्लस की A की, B2 प्लस की B की, या C2 प्लस C की, किसकी देखोगे, आयंस की देखोगे या फिर मेटल की देखोगे, आयंस की देखोगे या एलिमेंट की देखोगे, बताओ। रिड्यूसिंग पावर मतलब जो सामने वाले को रिड्यूस करे यानी कि खुद ऑक्सीडाइज हो, यानी कि रिड्यूसिंग पावर तुम्हें कंपेयर करानी है ए, बी और सी की, क्योंकि ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करके सामने वाले को रिड्यूस कर रहे होंगे, है ना। तो ए, बी और सी की रिड्यूसिंग पावर कंपेयर करानी है। अब तुम्हें यह देखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। ई नॉट आर अगर ज्यादा, सॉरी ई नॉट आर अगर कम, तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, ज्यादा। सही बात है, जिसका सबसे कम ई नॉट आर होता है उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है। टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, डिक्रीज, है ना। अब मुझे ई नॉट आर चेक करना है। ये ई नॉट आर दिया है, सही है। यहां ई नॉट आर नहीं दिया तो मैं इसको बनाऊंगा, और बनाऊंगा तो साइन चेंज कर दूंगा ना। अरे अंकल साइन चेंज कर देंगे क्या, नहीं। और C2 प्लस से C ये दे रखा है। अब ये भी ई नॉट आर है, ये भी ई नॉट आर है, और ये भी ई नॉट आर है। किसका ई नॉट आर सबसे कम है, बी वाले का, बी वाले का सबसे कम है। तो बी वाले का ई नॉट आर सबसे कम है, तो इसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। उसके बाद ए वाला और उसके बाद सी वाला। BAC इज द राइट आंसर। BAC इज द राइट आंसर। ये रिड्यूसिंग पावर का आंसर लिखा मैंने। अगर मैं ई नॉट आर लिखूंगा, अगर मैं ई नॉट आर लिखूंगा तो बी का सबसे कम है, फिर ए का, फिर सी का। ये ई नॉट आर लिखा मैंने, और ये क्या लिखा मैंने, रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग पावर है और ये ई नॉट आर है। सही है, कर लोगे ऐसे सवाल, आसान है। तो जिसका ई नॉट आर कम होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका ई नॉट आर सबसे ज्यादा होता है उसका
रिड्यूसिंग पावर कम होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है। क्लियर है एकदम? तो बहुत सिंपल सवाल होते हैं ऐसे, नोट कर लो तो आगे बढ़े। चलें क्या? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये बात आप क्लियर समझ गए कि कैसे करना है। ई नॉट आर, अगर बेटा इधर देखो, ई नॉट आर कम, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, ठीक है। चलिए चलो एक सवाल करके बताओ, एक सवाल करके बताओ। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना इसमें से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा स्ट्रॉन्गेस्ट, बोलो इनमें से। ई नॉट आर अगर कम तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, ज्यादा। तो ई नॉट आर अगर ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, सही है। ओपी मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ई नॉट आर ज्यादा चेक कर लो, जिसका ई नॉट आर ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, वो अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इनमें से चुनना है सबसे ज्यादा कौन सा है। मैग्नीशियम। देखो सबसे ज्यादा ई नॉट आर किसका है मैग्नीशियम का। सिंपल है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला सवाल, आपको ई नॉट दे रखे हैं M3+ से M2+ के, क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट के। फॉर विच वन ऑफ दीज मेटल द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम +2 to +3 इजीएस्ट। बताओ किसका +2 से +3 इजीएस्ट होगा चेंज, मतलब इजी ऑक्सीडेशन। +2 से +3 क्या है, ऑक्सीडेशन। तो इजी ऑक्सीडेशन, ये कह रहे हैं कि इजी ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो आसानी से अपने आप को ऑक्सीडाइज कर ले, आसानी से अपने आप को ऑक्सीडाइज कर ले, इसका मतलब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इजिली ऑक्सीडेशन है ना, या इजिली ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, इजिली ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। तो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर ले, इसका मतलब क्या है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इजिली ऑक्सीडाइज कर ले या इजी ऑक्सीडाइज हो जाए, तो कौन आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, बोलो कौन आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, फटाफट से बता दो मुझे, आंसर बता दो। आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाए यानी कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इनमें से कौन सा है, बताओ बोलो बोलो। ये कह रहे हैं कि +2 से +3 का इन मेटल आयन में से +2 +3 इजी हो जाए, यानी कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ई नॉट आर क्या होना चाहिए, कम। तो ई नॉट आर कम चेक कर लो, सबसे कम ई नॉट आर किसका है, -0.41। -0.41 किसका है, क्रोमियम का। फर्स्ट आंसर आ जाएगा आपका, देखो -0.41 किसका है, क्रोमियम का। सही है, सही है। पोल गायब क्यों हो गया, पोल गायब हो गया। चलो देखते हैं अगले पोल में, आपके पास भी नहीं आया ना पोल, हाँ इधर से गायब हो गया। कोई नहीं, चलो सवाल समझ लो क्या था। इजी ऑक्सीडाइज हो जाए तो खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज करे,
यानी कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जिसका ई नॉट आर कम होता है। अगला सवाल देखिए जरा, PYQ है, अभी ताजा ताजा आया 2-3 साल पहले ही, है ना। फटाफट से आंसर कर दो, आप कमेंट में कर दो क्या आंसर आ रहा है। कमेंट में मेरे को आंसर बता दो क्या लग रहा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं आपको, और ये वेरीफाई कर लेना कि ये सारे रिडक्शन है। देखो, +3 से 0, +1 से 0, +1 से 0 और +3 से 0, यानी कि ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल हैं। तो ई नॉट आर जिसका कम उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। तो ई नॉट आर सबसे कम किसका है इनमें से? -2.93 सबसे कम वैल्यू है, और ये किसकी है? पोटेशियम की। ठीक है, उसके बाद है -1.66 एल्यूमिनियम की, उसके बाद है -0.74 क्रोमियम की, और लास्ट में +0.80 सिल्वर की। बी आंसर आ जाएगा, चेक कर लो। बदलापुर आंसर आएगा, चेक कर लो। जिसका ई नॉट आर कम उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, ये मैंने रिड्यूसिंग पावर लिखा है। अगर आप ई नॉट आर लिखना चाहते हो तो ई नॉट आर ये आएगा KAlCrAg। क्वेश्चन में आपको डेटा गिवन है, देखो, तो ये तो बड़ा आसान सवाल हो जाएगा, है ना। चलिए भाई, एक सवाल नीट 2013 का। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए और रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, बताओ। मतलब तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट की बात है तो लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, या तो सबसे कम या सबसे ज्यादा, है ना। तो इसको ऐसे समझेंगे हम, अगर ई नॉट आर कम होगा तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, अगर ई नॉट आर ज्यादा होगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो बताओ ई नॉट आर सबसे कम किसका है इनमें से? सबसे कम ये है, सबसे कम इसका है, यानी कि I2 और I-। तो ई नॉट आर अगर सबसे कम है तो उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। अब मुझे यह बताना है कि I2 लेना है या I- लेना है। मुझे इक्वेशन तो पता चल गई, या तो आंसर I2 होगा या I- होगा, है ना। और अगर ई नॉट आर ज्यादा है, ज्यादा किसका है? इसका है, +2.85, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा किसकी? F2 की या F- की। तो अब अपने को आंसर चुनना है, इनमें से क्या लेंगे। ठीक है, अब मुझे इसमें से आंसर चुनना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होने का मतलब क्या है? मेरी अगर रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, मेरी रिड्यूसिंग पावर अगर ज्यादा है तो मैं सामने वाले को रिड्यूस कर रहा हूं, तो खुद अपने आप को क्या करूंगा? मैं अपने आप को क्या करूंगा? अगर रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है तो मैं अपने आप को ऑक्सीडाइज करूंगा, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, मैं अपने आप को ऑक्सीडाइज करूंगा। अगर मेरी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है तो मैं अपने आप को क्या करूंगा? रिड्यूस इटसेल्फ। क्या ये बात सही है? तो आप बताओ ऑक्सीडाइज कौन होगा? I2 से I- जाने में ऑक्सीडेशन होगा या I- से I2 जाने में ऑक्सीडेशन होगा? बताओ, इतना तो दिमाग लगा लो, बोलो ना। I2 से I- जाने में ऑक्सीडेशन हो रहा है या I- से I2 जाने में? ऑब्वियसली I- से I2 जाने में ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि मुझे क्या चुनना पड़ेगा? I-, क्योंकि मुझे खुद ऑक्सीडाइज होना है ना। अब ये कह रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, तो अपने आप को रिड्यूस कर ले। तो अंकल मुझे एक बात बता दो, F2 से F- जाने में और F- से F2 आने में, बताओ। रिड्यूस इटसेल्फ, तो रिडक्शन कौन सा है? ये वाला रिडक्शन है। तो मुझे कौन सा चुनना पड़ेगा? F2, क्योंकि F2 को खुद को तो रिड्यूस होना पड़ेगा ना, तभी तो वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, है ना। इसका मतलब F2 और I- चुनना पड़ेगा आपको। फर्स्ट आंसर है, ठीक है ना भाई। F2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब खुद को तो रिड्यूस करेगा 0 से -1 में, और I- एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा -1 से 0 में। सही है, गॉट इट, वेरी गुड।
ठीक है, चलें आगे। क्लियर चमकिस? आसान है, चलिए, वेरी गुड। नीट 2011 का एक सवाल आपके सामने। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ थ्री मेटल एक्स वाई एंड जेड आर दिस दिस दिस। रिड्यूसिंग पावर बता दो। देखो इस प्रकार के आसान सवाल आते हैं। ई नॉट आर अगर कम तो रिड्यूसिंग पावर क्या ज्यादा। तो ई नॉट आर का ऑर्डर बता दो क्या है। ई नॉट आर जेड एक्स वाई, तो रिड्यूसिंग पावर का इसका उल्टा कर दो, वाई एक्स और जेड, बदलापुर आ जाएगा आंसर। कितना आसान है, बदलापुर आंसर आ जाएगा। अरे अंकल, ई नॉट आर अगर कम तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। तो ई नॉट आर कम किसका, -3 वोल्ट है जेड का, तो जेड की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। उल्टा बोल दिया क्या, उल्टा लिख दिया क्या, रुको, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। मैंने सीधे आंसर ही लिख दिया लगता है। ई नॉट आर कौन लिखता है, ये कितने लिखा ये। ई नॉट आर की वैल्यू जेड की सबसे कम है, -3 है ना, फिर किसकी है, एक्स की, और फिर किसकी है, वाई की। सही तो लिखा था मैंने शायद, उल्टा लिख दिया, सही लिखा था, क्या कर रहा हूं मैं। ई नॉट आर जेड का सबसे कम है, सही है, फिर किसका है, एक्स का -1.2, फिर वाई का, सही तो था। और रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, इसका उल्टा। अच्छा ऐसे एरो लगा दो, जेड एक्स और वाई, एरो उल्टे लगा दिए थे मैंने, शायद इसको यहां ले आया था। किन्ने लिखा था ये, किन्ने लिखा था ये, हाँ समझ गए ना। ई नॉट आर अगर कम तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, जेड का सबसे कम फिर एक्स फिर वाई, यानी कि रिड्यूसिंग पावर जेड की ज्यादा फिर एक्स फिर वाई। क्लियर है, तो बस ये ध्यान रखना, इससे काम हो जाएगा। देखो कितने सारे सवाल आपने बना लिए इससे। चलिए कुछ सवाल जेई मेन के भी मैं निकाल के लाया हूं आपके लिए। कुछ सवाल ऐसे हैं जेई मेन में जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है ना। जैसे ये सवाल है, आइए जरा कर लो, जरा इसके भी सवाल कर लो। द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताना इनमें से कौन सा है, बताओ। ई नॉट आर अगर कम तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, ज्यादा। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, यानी कि ई नॉट आर कम चाहिए। कम किसका है, इधर 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 और इधर, ये दिख रहा है -0.74, यानी कि आंसर या तो CR+3 होगा या CR होगा। अब कह रहे हैं रिड्यूसिंग पावर, यानी कि सामने वाले को रिड्यूस करे तो ये ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, अपने आप को ऑक्सीडाइज करे। बताओ ऑक्सीडेशन कहां से कहां हो रहा है, 0 से +3। भाई 0 से +3 जा रहा तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि क्रोमियम आंसर आएगा, अगर आ जाएगा। देखो सही है, क्रोमियम आएगा आंसर। क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटे मेरे। इधर देखो, कई बच्चे CR+3 आंसर कह रहे हैं। मुझे एक बात बताना, CR+3 अगर तुम आंसर मानते हो तो तुमने क्या बोला, CR+3 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, यही बोल रहे हो ना। अगर तुम्हारे हिसाब से चले, अगर अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहिए। तो CR+3 ऊपर थोड़ी ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि हमारे पास तो यही दोनों है ना, या तो ये होगा या ये होगा, इनमें से चुनना है। तो +3 से 0 रिड्यूस हो रहा है ना, और 0 से +3 ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, और ऑक्सीडेशन कौन करेगा, क्रोमियम करेगा, क्रोमियम +3 में। ठीक है, क्लियर है। कई बच्चे यहां घूम रहे हैं, अरे पगले यहां क्यों घूम रहे हो, हमें तो ई नॉट आर चाहिए था ना, सबसे कम किसका है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इनको भूल जाओ। अब ये आंसर है, इसमें से अब ये चुनना है कि ये है कि ये है। तो CR 0 से +3 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और होना भी चाहिए, तभी तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है कोई इंसान, मान लो तुम रिड्यूसिंग एजेंट हो, तो तुम्हारा हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। डन, चलें आगे। क्या हो गया, किसको गलत लग रहा है जरा बताओ, क्या गलत लग रहा है, पगला गए हो क्या।
अच्छा तुम ये सोच रहे हो, मैं समझ गया, मैं समझ गया, तुम ये सोच रहे हो सर ये -1 से +2 ये तो ऑक्सीडेशन का दे रहा। पगला ऐसे नहीं करना। देखो 0 से -1 यानी कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है। यहां क्रोमियम +6 से +3 है। अरे अंकल Cr2O7 2 नेगेटिव में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो x मान के ये आती है +6, निकाल लो आप। 2x - 14 = -2। और यहां मैंगनीज का देखना है अंकल, MnO4 का चार्ज नहीं देखना। मैंगनीज +5 से जा रहा है +2, यानी कि ये सारे ही रिडक्शन पोटेंशियल हैं। मैं समझ गया तुम्हारी भावनाएं। तुमने थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा लिया बेटा, इतने दिमाग नहीं लगाने। तुमने थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा लिया ना, है ना। तुमने सोचा कि सर ये तो -1 से +2 ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको पलटूंगा तो ये -1.51 आ जाना चाहिए, यही सोचा ना। यही तो पागलपन है। Mn का चेक करना ना, Mn +5 से +2 जा रहा है, यहां क्रोमियम +6 से +3 जा रहा है, तो ये भी रिडक्शन, ये भी रिडक्शन, ये बचपन से रिडक्शन और ये भी रिडक्शन। ये सारे के सारे रिडक्शन हैं और सारे के सारे पोटेंशियल तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, तो टेंशन अब नहीं लेनी। सारे रिडक्शन है तो ये चेक कर लो कौन सा सबसे कम है ना। तो मैं तुम्हारी भावनाएं समझ गया, तुमने ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करी है ना। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सही है, क्लियर है अब। सॉरी +7 नहीं, +5 नहीं, +7 है ये। +5 किसने लिखा है यार, ये +7 आएगा। ये +6 होता है, ये +7 आता है। इसको सही कर लेना, +7 से +2, 5 का तो चेंज आता है उसमें, है ना। ठीक है, चमका अब। तो ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन, ये इसको सही कर लेना, +7 है ये। चलो इसी प्रकार का एक सवाल और है, देखते हैं जरा। इसी प्रकार का एक सवाल, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। पहले तुम ये चेक कर लो कि ये क्या क्या दिए। +3 से +0, +0 क्या होता है, मतलब वो 0 ही होता है ना, रिडक्शन है। +6 से +3, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। +7 से +2, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। और यहां Cl2 है ना, 0 से -1, यानी कि ये भी रिडक्शन है। तो सारे पोटेंशियल रिडक्शन है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। E0R अगर ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। बताओ बताओ जरा, E0R किसका सबसे ज्यादा है भाई, ये रहा सबसे ज्यादा। यानी कि आंसर तुम्हारा या तो MnO4- आएगा या Mn+2 आएगा। अब तुमने बोला कि ऑक्सीडाइजिंग पावर यानी कि रिड्यूस्ड इट सेल्फ, अपने आप को रिड्यूस करेगा। और अपने आप को रिड्यूस करेगा, इसका मतलब क्या आएगा आंसर, +7 से 2। क्या मैं इसको रिडक्शन बोलूं, यानी कि अपने आप को रिड्यूस कौन कर रहा है, MnO4-। डी आंसर आएगा, डी आंसर आएगा। चेक करो, अगर मैं बोलूं किसी व्यक्ति की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है यानी कि वो अपने आप को रिड्यूस कर रहा है। और कौन रिड्यूस कर रहा है, Mn +7 से +2 में जाकर रिड्यूस हो रहा है। तो डी आंसर आएगा, ना कि सी। जो पागल लोग सी लिख रहे हैं ना, थोड़ा विचार करो, है ना, और अपने दिमाग पर थोड़ा भरोसा रखो और याद करो वो दिन जब तुमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था। क्लियर है एकदम। तो बहुत ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाया, बस थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा आपको। चलो ये वाला कर लो। क्या कह रहे हैं आपसे, बताओ। पहले चेक करो क्या ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल है। +2 से 0, +3 से 0, +1 से 0, +3 से +2, सारे रिडक्शन पोटेंशियल है। क्या चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बताओ, E0R अगर कम तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। किसका E0R सबसे कम है, इसका सबसे कम है। तो आंसर या तो Zn2+ आएगा या Zn आएगा। ऑप्शन में Zn दिया है, ए लगा देंगे। इसमें थोड़ी चेक करना है ऐसा, ऑप्शन में तो Zn ही है ना, तो Zn लगा दो क्या। और कॉन्सेप्ट से भी निकाल लो, अगर रिड्यूसिंग पावर ज्यादा तो ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। और कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, 0 से +2, ये ऑक्सीडेशन है, यानी कि आंसर आएगा। सीख गए। तो देख रहे हो इतने टाइप के सवाल
करना वही था, बस थोड़ा थोड़ा वेरिएशन सब में था, करना आपको वही है। किसी में रिड्यूसिंग एजेंट पूछ लेंगे, किसी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ लेंगे, ऐसे। ठीक, अच्छा। चलो जरा एक सवाल कर लेते हैं। एक सवाल आपके सामने, अब ये सवाल आप करो फटाफट से। काफी सारे मैंने करा दिए, एक आखिरी सवाल और कर लो इस टाइप के सवाल। अब आज के बाद बेटे इधर देखो, आज के बाद अगर तुमने ये सवाल गलत किए, आज के बाद अगर तुमने सवाल गलत किए, आज के बाद अगर तुमने सवाल गलत किए, तो भाई क्यों पढ़ रहे हो? पढ़ क्यों रहे हो भाई? इतने सवालों में तो फिर हो जाता है काम यार, दिमाग में चला जाता है। क्या ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल हैं? भाई इलेक्ट्रॉन ले रहा है यानी कि रिड्यूस हो रहा होगा, सही बात है, तभी तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। सारे रिडक्शन है, ठीक है। क्या चाहिए? रिड्यूसिंग पावर का तुमको ऑर्डर चाहिए, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर चाहिए। बताओ जरा, अगर ई नॉट आर अगर कम होगा तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी सर, और ई नॉट आर का ऑर्डर मैं लिख दूं क्या? सबसे कम ई नॉट आर किसका है? -1.66, यानी कि एल्यूमिनियम। उसके बाद किसका है? 0.77, यानी कि आयरन 2+। उसके बाद किसका है? ब्रोमाइड आयन Br-। क्यों? रिड्यूसिंग पावर ज्यादा यानी कि ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, और ऑक्सीडाइज इटसेल्फ यानी कि हमें आयंस में से कौन कौन से लेने पड़ेंगे जो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे। जैसे एल्यूमिनियम 0 से +3 जा रहा होगा, आयरन +2 से +3 जा रहा होगा, ब्रोमीन -1 से 0 जा रहा होगा, है ना। यही ऑप्शन है बस हमारे पास। तो ई नॉट आर का ऑर्डर ये लिखा है, तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर अंकल लिख दोगे क्या? एल्यूमिनियम Fe2+, Br-। क्या तुम ये लिख पा रहे हो? एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा, फिर Fe2+। बदलापुर आंसर आया क्या? बोलो भाई, ओ भाई बदलापुर, बदलापुर आंसर आया क्या? कई बच्चे ढोलकपुर आंसर दे रहे हैं, क्यों? ढोलकपुर क्यों आंसर दे रही हो? ढोलकपुर किस लॉजिक से आप आंसर दे रहे हैं वो बताओ जरा। काफी बच्चे हैं ढोलकपुर वाले। भाई एल्यूमिनियम का ई नॉट आर कम है, तो एल्यूमिनियम का रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी ना। बदलापुर आएगा आंसर, ढोलकपुर थोड़ी आएगा, हैं? क्यों? बदलापुर आएगा ना। ढोलकपुर काहे लगा रहे हो यार? कैसी कैसी बातें करते हैं ये लोग, बदतमीज बदतमीज लोग। क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो ये? साफ साफ दिख रहा है यार, देखो ये है प्लस में 1.09, ये -1.66, ये प्लस में 0.77। तो ई नॉट आर इसका कम होगा, तो इतना तो पक्का है भाई कि एल्यूमिनियम का रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। क्यों? उसका ई नॉट आर सबसे कम है। चलिए भाई, तो ये कहानी थी आपकी एप्लीकेशन नंबर 1 की, और इसी के ही सवाल होते हैं, है ना, ज्यादातर। अब एप्लीकेशन नंबर 2 पे चलते हैं। एप्लीकेशन नंबर 2 ये कहता है, एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखेंगे क्या? द मेटल विच लाई above in ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। द मेटल विच लाई above in ECS, ECS में जो ऊपर आता है, द मेटल विच लाई above in ECS कैन डिस्प्लेस द मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट विच लाई बिलो इन ECS। देखिएगा जरा, इसका मतलब क्या है? जो ऊपर आता है वो नीचे वाले के सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। ये है भाई साहब, जो ऊपर आता है
वो नीचे वाले के सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, जो ऊपर आता है, जो ऊपर आता है वो नीचे वाले के सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर देता है। जैसे बचपन की एक रिएक्शन तुमको याद दिलाऊं क्या? अरे याद दिलाऊं क्या ये रिएक्शन हो रही है? देखें जरा। Zn बोलेगा मैं ऊपर, Zn बोलेगा आज मैं ऊपर, कॉपर बोलेगा आसमां नीचे, तो ये कॉपर नीचे, तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर रहा है। बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार से आपसे रिएक्शन की फीजिबिलिटी पूछ सकते। फीजिबिलिटी मतलब रिएक्शन हो रही है कि नहीं, अकरेंस, है ना। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुम्हें याद होनी चाहिए तो तुम आंसर कर पाओगे। रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट, कॉपर प्लस आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, बताओ क्या ये रिएक्शन होगी? क्या ये रिएक्शन? गाना वैसे बहुत बढ़िया नहीं, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, है ना। चलिए बताइए जरा। एक बच्चा कह रहा है कि सर ऐसा क्यों होता है, उसका भी रीजन है। आगे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डेल्टा जी पढ़ाऊंगा ना। डेल्टा जी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, और डेल्टा जी मतलब वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, तो उसकी मदद से आप बता सकते हो, है ना। डेल्टा जी लेस देन जीरो आता है तो रिएक्शन होती है, ग्रेटर देन जीरो तो नहीं होती है। चलो ये बता दो जरा। अभी तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से सीख रहे हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न पे पूरा कॉन्सेप्चुअली भी समझा दूंगा कि कौन सी रिएक्शन होती, कौन सी नहीं होती है। कॉपर प्लस आयरन, अभी तो ईसीएस की मदद से आंसर निकाल सकते हो। बताओ, कॉपर बोलेगा क्या? कॉपर बोलेगा आसमान नीचे, और आयरन आज मैं ऊपर। तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं करता, तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सही बात है। तो ये रिएक्शन फीजिबल नहीं है या पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो रहा है, होना ऐसा चाहिए था। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लो 30 से 50 सेकंड के अंदर, फिर मैं आपको अगले वाला प्रॉपर्टी बताता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। चलो चले नीले गगन को, चलें? बोलो भाई। चलिए 2 नंबर हो गया, 3 नंबर पे चलते हैं। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है? रिएक्शन द नॉन मेटल विच लाई बिलो इनिशियस। जी सर। अरे सर ये तो उल्टा हो गया। हाँ, मेटल का उल्टा नॉन मेटल में कर दो, है ना। द नॉन मेटल विच लाई बिलो। बेटा एक कह रहा हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ऊपर आता है कौन सा नीचे? बेटा पिछली क्लास में जब हम पढ़ा रहे थे ना, तो उस समय कहां थे तुम? हैं? किसकी गली के चक्कर लगा रहे थे भाई? कह रहे हमें कैसे पता? अरे ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जैसी चीज हम पढ़ चुके हैं। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम ऐसे देख रहे हो? कौन था ये? पता लगाना जरा, कौन था ये? कह रहा हमें कैसे पता लगेगा? पूरी की पूरी ईसीएस लिखवा रखी है लास्ट चैप्टर पे, लास्ट क्लास में। द नॉन मेटल विच लाई बिलो इन ईसीएस कैन डिस्प्लेस, पकड़ना जरा इसको, कौन है ये? कैन डिस्प्लेस द नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट
द नॉन मेटल विच लाई बिलो इनिशियस कैन डिस्प्लेस द नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्व विच लाई अबव इनिशियस। कौन है जो दिन दहाड़े ऐसा काम कर रहा है? हैं? कौन था ये? नहीं, पुनीत नहीं था कोई और था, लेकिन दिन दहाड़े ऐसे काम नहीं करना। हाँ, और इसमें जो रिएक्शन होती है वो बड़ी फेमस रिएक्शन है। मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सिर्फ उनको लिख रहा हूं जिसकी तुम्हें रिएक्शन पढ़नी है। तो ईसीएस में तुमने देखा है, याद करो क्यों आई आज, है ना? हांगकांग में बिटनी बटाई और क्लोवर सोनालाई फ्री में, ये देखो। तो तुम्हें इतने याद रखने हैं, बस इनकी ही रिएक्शन लिखनी है ना? आयोडीन आता है पहले, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। बीच वालों की रिएक्शन नहीं पढ़ते अपन, है ना? नॉन मेटल वाली रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपन सिर्फ। तो क्या बोला है कि नॉन मेटल जो नीचे लाए करेगा वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस करेगा। यानी कि F2 की रिएक्शन अगर मैं कराऊं KCl से, KBr से और KI से, तो ये सारी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या होगा? फ्लोरीन क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा तो KF बनेगा, प्लस क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया। यहां ब्रोमीन को कर देगा तो KF प्लस ब्रोमीन, यहां आयोडीन को करेगा तो KF प्लस आयोडीन। देखो, तो फ्लोरीन क्या करेगा? फ्लोरीन इन तीनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। लेकिन अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, अगर मैं क्लोरीन को पकड़ूं तो क्लोरीन इसके और इसके साथ करेगा, इसके साथ नहीं करेगा। और अगर मैं ब्रोमीन को पकड़ूं, ब्रोमीन को पकड़ूं तो वो इसके साथ करेगा, इसके साथ और इसके साथ नहीं करेगा। और अगर मैं आयोडीन को पकड़ूं, आयोडीन को पकड़ूं तो ये सबसे ऊपर आता है, ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा, है ना? तो ध्यान से देखिएगा जरा, मैंने फ्लोरीन की लिखी, अब अपन चलेंगे क्लोरीन की लिखने। बताओ Cl2 वाली रिएक्शन कौन कौन सी होगी? KF, KBr और KI। बताओ, नीचे वाला ऊपर वाले के सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ये वाली हो जाएगी KCl प्लस Br2, और यहां हो जाएगी KCl प्लस I2। क्या ये बात सही है अंकल? देखो, KF वाली रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ऊपर आता है, फ्लोरीन नीचे आता है। ठीक है, ठीक है। अगला देखो, अगला देखना जरा, अगला भाई Br2 की रिएक्शन बताओ, KF, KCl और KI के साथ, बताना जरा। ना तो KF ना ही KCl, KI वाली हो जाएगी, KBr बन जाएगा और प्लस I2 बन जाएगा। ठीक है, अगला बताना जरा, I2 की रिएक्शन बताना जरा, किसके साथ? KBr के साथ, KCl के साथ और KF के साथ। बताओ, ना तो ये होगी, ना ये होगी, ना ये होगी। चेक कर लो जरा, I2 किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन एक केमिकल बॉन्डिंग में आपने रिएक्शन पढ़ रखी है, याद दिलाता हूं थोड़ी। I2 की रिएक्शन KI के साथ, I2 लुविस एसिड और KI लुविस बेस की तरह काम करता है, और ये KI3 बनाता है। ठीक है, तो ये ऐसी जस्ट याद आ रही थी तो मैंने लिख दिया, क्योंकि ये थोड़ी सिमिलर टाइप की रिएक्शन है, KBr, KCl, KF, KI। यहां कोई ये वाली रिएक्शन नहीं है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये तो लुविस एसिड बेस रिएक्शन है। I2 लुविस एसिड की तरह काम करता है और KI लुविस बेस की तरह, तो ये KI3 बना लेते हैं। ऐसी जानकारी के लिए बता दिया आपको। ठीक है ठीक है, क्लियर है एकदम? तो दिमाग को एकदम खोल के बैठे, दिमाग बंद करके बैठोगे तो कुछ नहीं जाएगा दिमाग में। ठीक है, क्लियर है? तो नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस करता है, ऊपर वाला नीचे वाले को नहीं करता, इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स। मेटल में क्या था? मेटल में ऊपर वाला नीचे वाले से, उसके सॉल्ट से उस मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, और नॉन मेटल में नीचे वाला ऊपर वाले को करता है। ठीक है, चलिए भाई फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। तो ये आपके तीन 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 एप्लीकेशन थे, जिसमें से पहला वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर मैंने ढेर सारे सवाल किए थे।
लिख लो तो बता देना। परिभाषा है। डन है। क्यों भाई, चले? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बेटे। आओ जरा एक सवाल करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन मजा आएगा आपको। पहले आप ट्राई करोगे जरा, मैं आपको 1 से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप ट्राई करोगे? बढ़िया सवाल है, जो अभी हमने एप्लीकेशन सीखा उसी से ही रिलेटेड है। चलो करो जरा ट्राई, ट्राई करो, अभी जो सिखाया उससे ही कुछ रिलेटेड है। ओनली A, B, C react with HCl when C is added to solution of other metal ion, metallic B and D are formed। मतलब कोई किसी को रिप्लेस कर रहा है, मेटल C does not reduce AN प्लस, यानी कि CaN प्लस को रिप्लेस नहीं कर रहा है। थोड़ा दिमाग लगाओ जरा। डन नहीं बेटा, इतनी जल्दी डन थोड़ी होगा, हमें तुम्हारे दिमाग पर पूरा भरोसा है बेटा। कौन था ये डन वाला? हमें तुम्हारे दिमाग पर पूरा भरोसा है, इतनी जल्दी तो डन नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सोचो 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 कि झीलों का शहर हो। कुछ लोग तो इतने बड़े पागल होते हैं, सवाल की एक लाइन नहीं पढ़ी, सवाल का एक अल्फाबेट तक रीड नहीं किया, कह रहे हैं सर हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे समझ नहीं आ रहा, हम कर ही नहीं पाएंगे। तुम्हें पता तुम कितनी बड़ी बदतमीजी करो दिन दहाड़े हैं? सर ये क्या लिखा है? अरे पढ़ो तो, सवाल पूरा पढ़ने में ही 20-30 सेकंड लगेंगे, फिर सवाल को समझने में 20-30 सेकंड लगेंगे। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। सवाल अच्छा है तो समय मिलता है, बिल्कुल लगाना चाहिए। अच्छे सवालों में हर सवाल थोड़ी 10 सेकंड में होता है, कुछ सवाल समय मांगते हैं, बिल्कुल दो उनको 2 मिनट का समय। कई बच्चों ने आंसर निकाल लिया, वाह 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 वाह। बच्चे हैं तो मतलब क्लास में हैं क्लास में बच्चे तो हैं क्यों हैं? आइए जरा, मुझे आप ये बता सकते हैं कि कौन 4 लोग हैं? वो 4 लोग हैं आगरा, बदलापुर, चेन्नई और ढोलकपुर, ये 4 लोग हैं। क्या कहना है इनका? ओनली A, B, C react with HCl to give H2। मतलब HCl से हाइड्रोजन निकाल रही हैं, इसका मतलब यह है कि A, B और C हाइड्रोजन के ऊपर आएंगे। सोचो जरा, सही बात है? अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनको जमाऊं तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि अभी तक पहली इंफॉर्मेशन से मुझे यह पता चला है कि A, B और C ये ऊपर हैं और D नीचे है। क्या यह कंफर्म है? क्या यह कंफर्म है? मुझे फर्स्ट पढ़ के समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं ABC ही रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर ABC है और हाइड्रोजन के नीचे D है, तभी तो D रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, D तभी तो रिप्लेस नहीं कर पा रहा है ना? अगला पढ़ो। When C is added to solution of other metal ions, metallic B and D are formed। अब सुनना जरा, C जो है वो B और D फॉर्म कर रहा है, यानी कि C जो है वो B और D से तो ऊपर है मेटल डिस्प्लेसमेंट, तो C जो है वो B और D से ऊपर है, यानी कि अगला स्टेप यह है कि A और C अब ऊपर हैं और D तो नीचे था, B आ गया और D आ गया। देखो, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? और इनका कहना है थर्ड पॉइंट पे, ये सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट कह रहे हैं
मेटल सी डज नॉट रिड्यूस An+, यानी कि सी ए के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, यानी कि सी नीचे है, तो ए, सी, बी और डी। ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जमा दी, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस, यानी कि एसीबीडी आंसर है। एसीबीडी ढोलकपुर आंसर है। ये ईसीएस है, ईसीएस में टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? दिमाग में बात गई? पहले स्टेटमेंट से ये पता चला कि डी सबसे नीचे है, क्योंकि एबीसी ही रिएक्शन कर रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट से पता चला कि सी वाला जो है वो बी और डी को ही रिप्लेस कर रहा है, ए को नहीं कर रहा। और थर्ड स्टेटमेंट से कंफर्म हो गया कि ए ऊपर है, क्योंकि सी ए को रिड्यूस नहीं कर पा रहा है ना। एक कह रहा है इजी तो है, हाँ इजी है, हम कब मना कर रहे हैं टफ है, लेकिन सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो बच्चे सिर्फ ऐसे पढ़ते हैं, बेस्ड ऑन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अरेंज फॉर, सर नहीं बन पा रहा है, सर समझ ही नहीं आ रहा सर क्या चल रहा है। कुछ बच्चे बेस्ड ऑन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर मेटल एबीसीडी, सर पता नहीं चल रहा एबीसीडी क्या दिया है, सर हमें तो ये नहीं पता चल रहा चल क्या रहा है, और सर हमें तो ये नहीं पता चल रहा हम आए क्यों हैं यहां पे। कुछ बच्चे बेस्ड ऑन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर मेटल एबीसीडी इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एबिलिटी, सर एबिलिटी क्या लिखा है सर, ये हमें खुद नहीं पता हमारी एबिलिटी क्या है, तो हम कैसे बताते हैं सवाल। कुछ बच्चे टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, सर हम खुद जिंदगी भर रिड्यूस होते आ रहे हैं, कहां से बताते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। तो सवाल पूरा नहीं पढ़ोगे तो कैसे आएगा आंसर मालिक हैं? सवाल जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे आंसर कैसे आएगा है? तो सवाल तक पूरा पढ़ो, समझो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, तभी तो आंसर आएगा। जिन बच्चों ने आंसर निकाला उनने सारा सवाल समझा, लिखा, तब आंसर आया। ऐसे क्वेश्चन देख के आंसर नहीं आया करते, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। उसके लिए तुम्हें ईसीएस पता होना चाहिए। पिछली क्लास में जब पढ़ा रहे थे तब तो घूम रहे थे तुम, है ना। चलें आगे, चलिए। तो ये हमारी कथा समाप्त हुई आज की, किसकी? एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस की। अब चलते हैं हम नस्ट इक्वेशन पर। समझना जरा ध्यान से, नस्ट इक्वेशन क्या होती है। बड़ा आसान सा है, बड़ा ही आसान सा है। नस्ट इक्वेशन लिखना सीख लो, बड़ा आसान सा होता है। मैं आपको सबसे पहले हाफ रिएक्शन के लिए बता रहा हूं। पहली बात, नस्ट इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। नस्ट इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, तो वो मैं लिख रहा हूं। वी कैन फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of half reaction at any concentration and pressure with the help of Nernst equation। आप जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपको कोई इक्वेशन लिख के दूं, मान लो मैंने ये लिख के दी और मैंने बोला कि ये An+ रिड्यूस होकर A सॉलिड बना रहा है और ये एक्वस है, क्या ये हाफ रिएक्शन है? जी सर है। समझना जरा बात को, है ना, हाफ रिएक्शन है। अगर मैं इसका आपको E0 बता दूं कि E0 An+ से A जो है वो कुछ यहां पर गिवन है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, गिवन है वो, तो ये नॉट का मतलब क्या होता है? नॉट का मतलब तो होता है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है आयंस की वो 1 होगा, ठीक। कॉन्सेंट्रेशन आयंस की क्या होगी? 1। स्टैंडर्ड स्टेट है ना ये तो। टेम्परेचर क्या होगा? 298 केल्विन। उस टाइम पर ये कैलकुलेट किया गया होगा, है ना। अगर कभी गैस होता तो प्रेशर ऑफ द गैस क्या होता? 1 बार या 1 बार 1 ATM लगभग बराबर है। तो ये तो स्टैंडर्ड स्टेट का होता है। और ये तुम किसकी मदद से निकालते हो? एसएचजी की हेल्प से, है ना। ये किसकी मदद से निकालते हो? ये
ये आप निकालते हो विद द हेल्प ऑफ SHE, विद द हेल्प ऑफ SHE। लेकिन वैज्ञानिक लोगों ने यह सोचा कि हमें अभी तक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो सिर्फ तब का पता है जब स्टेट स्टैंडर्ड होगी। मान लो किसी व्यक्ति ने कंसंट्रेशन चेंज कर दी, उसने आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर ना लेके 0.001 मोलर ले ली, तो अब तो हाथ कांपने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब तो तुम्हें पता ही नहीं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तुमने तो SHE लगा के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लास्ट टर्म पे निकाल रखे हैं, और वो तो तब के होते हैं ना जब स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। तो अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं हुई तो हम नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। देखो यही लिखा है, वी कैन फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ रिएक्शन एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह बताया कि तुम लोग अभी तक 1 मोलर के लिए खेल रहे हो, अब मैं बताता हूं, कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी कर दो, ये इक्वेशन लगा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है एकदम। तो नर्स ने ये बोला कि कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी कर दो, मैं आपको इक्वेशन बताता हूं कैसे लिखना है। तो नर्स ने अपनी कुछ गणित लगा के इक्वेशन बताई, वो मैं लिख रहा हूं फाइनल। E ऑफ AN प्लस से A इज इक्वल टू E नॉट ऑफ AN प्लस से A माइनस 2.3 RT अपॉन NF लॉग रिएक्शन कोसेंट Q। रिएक्शन कोसेंट Q। एक बच्चा कह रहा है सर हाफ रिएक्शन एक्सप्लेन करो। हाफ रिएक्शन मतलब या तो ये रिडक्शन होगी या ऑक्सीडेशन होगी। क्या है बताओ, क्या है ये? क्या बोलूंगा मैं? ये रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन का लिखना हो इसको पलट देना, वो डिपेंड करता है इक्वेशन क्या है ना। या कंप्लीट रिएक्शन है उसके लिए क्या लिखना है, प्रोसेस समझ लो, सेम ऐसे ही होता है। तो E ऑफ AN प्लस से A, E नॉट ऑफ AN प्लस से A माइनस 2.303 RT अपॉन NF और लॉग Q। सर ये Q क्या होता है? Q जो होता है उसको बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। और रिएक्शन कोशेंट कैसे लिखते हैं ध्यान से देखें। अगर सॉलिड है तो एक्टिव मास 1 लेना है, लिक्विड है छोड़ देना है, आयंस है कॉन्सेंट्रेशन लेनी है, और गैस है तो प्रेशर लेना है। ठीक है, तो अब ये क्या लिखा है यहां पर, Q कैसे लिखोगे? सॉलिड है तो इसका क्या लिखोगे 1, भाई सॉलिड है तो एक्टिव मास 1 डिवाइडेड बाय AN प्लस है यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन ले लो। ये आ गया आपका Q। देखो अब यही यहां पर पुट कर दो, आपकी इक्वेशन बन गई। तो E ऑफ AN प्लस से A इज इक्वल टू E नॉट ऑफ AN प्लस से A, और मैं ये कैलकुलेट करूंगा एट टेम्परेचर, तो 298 फिक्स कर दो, टेम्परेचर फिक्स कर दो, कॉन्सेंट्रेशन वेरी मत करो, है ना। और F जो है वो है फैराडे कांस्टेंट, और फैराडे कांस्टेंट क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिसिटी कितनी होती है? 96500 कूलाम। ठीक है, और N क्या है? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। ठीक है, E नॉट क्या है? स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड वाला, और E क्या है? किसी कॉन्सेंट्रेशन पे तुम निकाल रहे हो, है ना। तो ये मैंने यहां पर पुट कर दिए। तो मैं यहां पर R की वैल्यू क्या रखूंगा गैस कांस्टेंट की? R जो है वो रखना है 25/3, है ना। तो यहां 25/3 रखो, 2.3 रखो, टेम्परेचर 298 रखो, फेराडे रखो, तो ये सॉल्व करके पूरा आता है माइनस 0.059, है ना, जिसको हम 0.06 भी लिख सकते हैं, अपॉन N लॉग Q क्या आ गया? 1 अपॉन AN प्लस, Q पुट कर दिया मैंने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AN प्लस। इस तरीके से लिखते हैं, और ये वैल्यू तुम्हारी अब फिक्स हो चुकी है। ठीक है, चेक कर लो जरा, ये वैल्यू तुम्हारी फिक्स हो चुकी है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों करा? क्योंकि आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में R की वैल्यू F की वैल्यू फिक्स है, ये रखोगे ये रखोगे, टेम्परेचर 298 पर ही तुम निकालते हो, है ना। बस कॉन्सेंट्रेशन को वेरी नहीं किया, टेम्परेचर फिक्स रखा अपन ने। इसका मतलब ये नहीं कि सर स्टैंडर्ड स्टेट क्यों रख दी, स्टैंडर्ड स्टेट नहीं रखी मैंने, स्टैंडर्ड स्टेट में से सिर्फ टेम्परेचर 298 ले लिया। ठीक है, ये वेरी करेगा, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर को हम वेरी कराएंगे, टेम्परेचर फिक्स रखेंगे, है ना। क्लियर है एकदम।
तो एक काम करो, इसको नोट करो, और ये इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है वो समझ लो। एक बार फिर सुनो, मुझे कोई भी रिएक्शन दी हो मुझे मतलब नहीं है, मैंने तो आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाया है। मुझे कोई भी जमाने की कोई भी रिएक्शन दी हो, जमाने की कोई भी रिएक्शन दी हो, तुम इस इक्वेशन को देखोगे। सॉलिड है तो एक्टिव मास 1 होता है, लिक्विड एक्टिव मास 1 लेते हैं, आयंस है कॉन्सेंट्रेशन लेना है, और गैस है तो प्रेशर लेना है। क्यू को ऐसे लिखना है, और ये वैल्यू फिक्स हो गई अब -0.059 अपॉन एन। चेंज होता रहेगा, रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कितना दिया एन। चेंज इन ऑक्सीडेशन, चेंज इन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, है ना। तो एक काम करो, इसको नोट करो, फिर मैं आपको एक दो और इक्वेशन के लिए लिख के बताता हूं तो सीख जाओगे। फटाफट से लिखो। लिखो तो बता दो जरा फटाफट से। कोई भी रिएक्शन हो बेटा, ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, जिंदगी की कोई भी रिएक्शन हो, सब रिएक्शन के लिए यही लिखना है। हाफ रिएक्शन हो, फुल रिएक्शन हो, कैसे भी हो, बस लिखने का तरीका आप देख लो क्या लिखा है आपने। 2.3 RT अपॉन F की वैल्यू होती है 0.059। सॉल्व करके देखोगे तो एक एग्जांपल से मैं आपको और समझाता हूं, ठीक है, ध्यान देना जरा। लिख लो तो बता देना। बिल्कुल रिपीट करेंगे लेकिन एक सवाल से, है ना। या आप एज इट इज नोट कर लो, फिर मैं एक सवाल से आपको रिपीट कर देता हूं कि कैसे लिखोगे। डन है? जल्दी बोलो, फटाफट से बोलो। डन है? चलो बेटा, आर की यूनिट जूल में है, ये 25/3 किस में है? जूल में। जूल पर मोल का एलिमेंट है, ठीक है। जल्दी बोलो फटाफट से, आगे चलूं क्या? बताओ, क्या मैं आगे बढ़ूं? चलो अब देखना जरा, आओ जरा, अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूं, ठीक है। सवाल के फॉर्म में लिखेंगे क्वेश्चन। राइट नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन लिखना सीख लिया तो उसके बाद बस वैल्यू पुट करनी होती है, बस नर्स्ट इक्वेशन लिखना सीखो। नर्स्ट इक्वेशन लिखो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, पहला Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से Zn, ठीक है। ध्यान से समझ लो जरा एक और बार, और इसका तुम्हें E0 गिवन है, Zn2 प्लस से Zn का -0.76 वोल्ट, ठीक है। इसका E0 तुम्हें दिया है, मैं बस नर्स्ट इक्वेशन लिख के बता रहा हूं कैसे लिखोगे। E ऑफ Zn2 प्लस से Zn, तुम्हें E निकालना होता है ना। E0 ऑफ Zn2 प्लस से Zn माइनस 0.059, या इसको 0.06 भी ले सकते हो न्यूमेरिकल के लिए, डिवाइडेड बाय n। n लॉग में लिखूंगा Q, क्या ये लिखूंगा मैं सबसे पहले। अब मैं लिखूंगा E ऑफ Zn2 प्लस से Zn, E0 कितना दिया है -0.76, माइनस इसको मैं लिख रहा हूं 0.06, ऐसा लिख सकता हूं। n की वैल्यू बताओ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से देख लो या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व देख लो। तो n की वैल्यू यहां से पता चल गई, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से भी देख लो तो +2 से 0 बात बराबर है, कैसे भी देख लो। लॉग Q बताओ, Q क्या लिखोगे? ये सॉलिड है तो 1 अपॉन, यहां आयन है तो बस ऐसे लिख लो Zn2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हो सकते हैं, आपको ऐसा बोल दें कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है, तो यहां 0.01 पुट करो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आसान है एकदम, है ना। बस लिखने का तरीका सीख लो, लिखने का तरीका आपको आना चाहिए बस, ठीक है। चलो नोट करो इसको, फिर मैं सेकंड बताता हूं, ऐसे और भी क्वेश्चन कर लेंगे अपन, समझ गया ना, बहुत आसान है। तो पहले इसको लिख लो फिर मैं आगे चलता हूं। एक कह रहा है सर 0.06 कैसे आया?
बेटा ये जो 0.06 जो लिखा है ना, वो 0.059 पता किसकी वैल्यू होती है? 2.3 RT अपॉन एफ की वैल्यू है 0.059। ठीक है, आर पुट कर दिया आपने कितना, 25/3। टेम्परेचर पुट कर दिया 298 केल्विन, और फेराडे पुट कर दिया 96,500 कूलम। तो ये आ जाएगा आपका, सॉल्व करके देख सकते हो। इजी है, ठीक है। और 0.059 को हमने राउंड ऑफ करके 0.06 लिख दिया। फटाफट से नोट करो, फिर एक सवाल और मैं दे रहा हूं। लिखें अगला, लिखोगे, ट्राई करोगे तुम लोग? चलो ये पहला हो गया। दूसरा सवाल, सेकंड, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से H2। चलो बताओ जरा, आयन है तो कॉन्सेंट्रेशन, गैस है तो प्रेशर। गैस का प्रेशर लेता है, आयन का कॉन्सेंट्रेशन। और E0 H प्लस से H2, ये तुम जानते हो, SHE का 0 मानते हैं, E0 0 मानते हैं ना। वैसे गिवन होगा क्वेश्चन में, नहीं दिया तो 0 लेना। बताओ जरा क्या लिखोगे? लिखो आप लोग रफ में अपने। E ऑफ H प्लस से H2 इज इक्वल टू E0 H प्लस से H2 माइनस 0.06 अपॉन N की वैल्यू 2 आ गई, लॉग Q लिख लो। तो E ऑफ H प्लस से H2 इज इक्वल टू E0 H प्लस से H2। अरे बड़ा आसान है, बस लिखना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा, तभी आएगा। मुंह उठा के देखते रहोगे नहीं आएगा। क्यों क्या लिखोगे बताओ? ये गैस है तो प्रेशर ऑफ H2 अपॉन ये आयन है तो H प्लस का होल स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन, आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेना है। ये आ गया देखो, और इसको 0 रख दो, इसको 0 रख दो, लो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसमें प्रेशर दे दे, मान लो 1 ATM की जगह 2 ATM कर दें, H प्लस कर दें 10 की पावर -2, सॉल्व कर लेना, है ना। क्लियर, एकदम क्लियर है एकदम। समझ गए अब? अरे अभी तो रुको, अभी 2-3 सवाल और करेंगे ऐसे। समझ गए ना? एक कह रहा 0.06 कहां से आया, पगला है क्या? पगला है क्या एकदम? अभी पीछे तो लिख के समझाया तुमको यार, कैसी हरकतें करते हो। 0.06 यहां से आया भाई, इसका मल्टीप्लाई कर लोगे 0.059, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिख देते। चलो सेकंड सवाल नोट करो, फिर थर्ड दे रहा हूं आपको, थर्ड दे रहा हूं, थर्ड। दे दूं? करोगे? चलो तीसरा देखो जरा, 2 हो गए, थर्ड देखो। थर्ड देखना जरा, H2 से 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखो रिएक्शन पलट दिया मैंने, ऑक्सीडेशन की दे रखी है, और आपको यहां E0 दे रखा है H2 से H प्लस का 0। SHE में दोनों ही 0 होते हैं, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल चाहे ऑक्सीडेशन। तो यहां क्या करोगे आप? ऐसे लिखोगे, E ऑफ H2 से H प्लस इज इक्वल टू E0 ऑफ H2 से H प्लस। देखो ऐसे लिख लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दिया तुमने, है ना, माइनस 0.06 अपॉन N, और लॉग के अंदर Q लिख लो। तो E ऑफ इस रिएक्शन का आएगा H2 से H प्लस इज इक्वल टू E0 क्या होता है 0 माइनस 0.06 अपॉन 2। अब बताओ लॉग के अंदर Q क्या लिखोगे? रिएक्शन कोशेंट, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ H2, ये आ जाएगा आपका।
तो कैसी भी इक्वेशन हो, चाहे रिडक्शन की इक्वेशन हो चाहे ऑक्सीडेशन की हो, तरीका सेम है, तरीका सेम है। समझ गया? ठीक है, चमक गया कि नहीं? कह रहे हैं आर की वैल्यू कहां से आई, कौन था ये? बेटा कुछ नहीं, ऐसे निकल रहे थे तुम्हारे ससुराल के सामने से, तो ससुर जी ने दी थी वैल्यू 25/3। हमने बहुत मना किया कि नहीं नहीं नहीं, कह रहे ले जाओ ले जाओ, तो हम वहीं से लाए। पागल है क्या? चले आगे, जल्दी बताओ, चलें आगे। कोई भी इक्वेशन दे दे, अब आप लिख सकते हो, कोई भी इक्वेशन दे दे आपको। चमकिस, वेरी नाइस। फोर्थ नंबर पे चलेंगे। अब तो खेल लोगे यार, अब तो तुम खेल लोगे। Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cl-, बताओ जरा इसका। और E0 Cl2 से Cl- का कुछ मान लो अपनी तरफ से, P मान लो, चलो ठीक है। बताओ जरा क्या आएगा। E ऑफ Cl2 से Cl-, इक्वेशन क्या, ऑक्सीडेशन की है रिडक्शन की, चेक कर लो, रिडक्शन की ठीक है, तो Cl2 से Cl- इज इक्वल टू E0 ऑफ Cl2 से Cl-, कुछ गिवन होगा ये, -0.06 अपॉन n की वैल्यू देखो जरा कितनी आ गई, 2। लॉग के अंदर रिएक्शन कोशेंट क्या लिखोगे, Cl- की कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ Cl2, देख लो जरा। और ये वैल्यू जो है वो P है, जो भी गिवन होगा। समझ गए कैसे लिखना है? चलो एक और लिख लो यहीं पे, पांचवा उल्टा कर लो। 2 Cl- से Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और E0 Cl- से Cl2 का Q मान लिया, क्या लिखोगे, E ऑफ Cl- से Cl2 इज इक्वल टू E0 ऑफ Cl- से Cl2 -0.06 अपॉन 2, लाग के अंदर Q क्या आएगा, प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl- का होल स्क्वायर। यो 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 यो, समझे? अरे समझेगे नहीं, अरे अब तो समझेगे नहीं, अगर अब भी दिमाग में नहीं जा क्या कर रहे हो फिर? एक कह रहा क्यू कैसे लिखेंगे, देख लो जरा। क्यू लिखने का तरीका क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा। क्यू लिखेंगे ऐसे, इस तरीके से लिखना है। क्लियर है एकदम? गुड। अरे क्यू कैसे लिखेंगे, आयन है तो कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर है, अगर गैस है तो प्रेशर, आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, गैस है तो प्रेशर, लिक्विड है छोड़ दो, सॉलिड है छोड़ दो, 1-1 ले लो, है ना। चले आगे, फटाफट से लिख लो जल्दी से। चलो तो एक ऐसे ही रैंडम कोई सवाल दे रहा हूं, आप करके बताना। दे दें? चलो 6 नंबर पे, Mn2 प्लस प्लस 4 पानी, ये आयन है तो एक्वस होगा और ये प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड का 1 ले लेना, ठीक है। और यहां आया MnO4 नेगेटिव, आयन है तो एक्वस आ जाएगा Bt, प्लस 4 के डबल 8 H प्लस आ जाएगा और 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आपको E0 Mn2 प्लस से MnO4 माइनस गिवन है, मान लीजिए X। चलो बताओ जरा लिख के, ऐसे ही एक रैंडम सवाल आपके सामने फेंका मैंने, बोलो जल्दी से फटाफट से। आय हाय, बोलो क्या लग रहा है तुमको, बना लोगे? कोई भी सवाल आ जाए आप बना लोगे, तो क्या आएगा, E ऑफ Mn2 प्लस से Mn
O4 माइनस इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ Mn2 प्लस से MnO4 माइनस माइनस 0.06 बाय 5। क्यों? n की वैल्यू लॉग रिएक्शन कोसेंट क्यू क्यों 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 देखो Mn2 प्लस से MnO4 माइनस ये वैल्यू x मान ली है तुमने, है ना, x माइनस 0.06 बाई 5 लॉग रिएक्शन कोसेंट क्या लिखोगे? देखो ये एक्वस है, देखो H प्लस है तो ये भी एक्वस है ना, तो लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MnO4 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 8 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn2 प्लस, और पानी को तो हटा दो, 1 ले लो उसको, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। समझे? समझे कि नहीं समझे? तो किसी भी हाफ रिएक्शन के लिए आप लिख सकते हो, ठीक है। सेजल समझ गई बेटा, क्या बात है सेजल बेटा, ये सेजल बेटा तुमने लिख लिया क्या? ठीक है, डन है एकदम। समझ गया कहानी? पिक्चर क्लियर है? इतने सारे सवाल करा दिए, अब तो क्लियर कर लो पिक्चर, ये पिक्चर क्लियर करो पिक्चर। चलो आगे चलते हैं। आइए जरा, नर्स्ट इक्वेशन फॉर फुल रिएक्शन। अभी हमने हाफ रिएक्शन के लिए लिखा था, फुल का लिखोगे? फुल का, ए फुल का इधर देख। कोई रिएक्शन मुझे दी है अल्फा ए प्लस बीटा बी, इससे गामा सी प्लस डेल्टा डी, कोई भी रिएक्शन मुझे दे रखी है, गिवन है, ठीक है। मैंने यहां सॉलिड ले लिया, यहां एक्वस ले लिया, यहां गैस ले लिया, यहां लिक्विड ले लिया, मैंने 4 स्टेट ले ली है ना फुल रिएक्शन में। और इस फुल रिएक्शन का कुछ ना कुछ ई नॉट सेल होगा, जैसे हाफ रिएक्शन का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन के फॉर्म में होता था, फुल रिएक्शन का ई नॉट सेल गिवन होगा आपको, ठीक है। और गिवन नहीं होगा तो ऐसे होता है, ई नॉट आर ऑफ कैथोड ये गिवन होगा, है ना, और ई नॉट आर ऑफ एनोड गिवन होगा, तो आप ई नॉट सेल निकाल सकते हो, लास्ट टर्न पे सीखा था। या तो ये गिवन होगा, नहीं तो ये गिवन होगा, तो यहां से ई नॉट सेल निकाल सकते हो आप, है ना। क्या लिखूंगा मैं? अब मैं लिखूंगा ई सेल, क्यों? पूरी रिएक्शन का लिख रहा हूं ना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व एन, वो देख लेंगे हम। लॉग क्यू लिखना, क्यू कैसे लिखोगे? गैस है तो प्रेशर, ठीक, लिक्विड को छोड़ दो, सॉलिड को छोड़ दो, एक्वस है तो कॉन्सेंट्रेशन, ये ऐसे लिखना आपको, समझे? तो किसी भी रिएक्शन के लिए लिख सकते हो। मुझे अभी के अभी डैनियल सेल का लिख के बताओ, चलो अभी के अभी मुझे डैनियल सेल का लिख के बताओ, बोलो। एक कह रहा आप कहां रहते हो? अर्थ पे ही रहते हैं, यहीं सरफेस पे। डैनियल सेल का लिख के बताओ मुझे, ये नोट कर लो तो मैं डैनियल सेल लिख दूंगा, है ना। चलो आप लोग ट्राई करो, जिन लोगों को समझ में आ गया डैनियल सेल का, Zn प्लस कॉपर 2 प्लस से Zn2 प्लस प्लस कॉपर का, फटाफट से लिखो तुरंत से पहले। लिख लो तो बता देना। लिख लिया? चलो भाई देखो, राइट, नर्स्ट इक्वेशन फॉर दानियल सेल। आइए जरा दानियल सेल के बारे में देख लेते हैं। क्या था डैनियल सेल का? Zn से कॉपर 2 प्लस रिएक्ट करता था,
Zn2+ बनता था प्लस कॉपर, ये सॉलिड, ये एक्वस, ये एक्वस, ये सॉलिड। इसका कुछ E0 सेल आपको पता ही रहता है वैसे तो, डेनियल सेल का 1.1 वोल्ट। नहीं पता तो फिर वो कुछ ना कुछ दिया जाएगा, निकाल सकते हो। क्या लिखोगे? ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.06 अपॉन एन। अब एन कैसे निकालोगे? हाफ रिएक्शन में तो तुम्हें चमकते हुए दिख जाते थे, सही है ना? हाफ रिएक्शन में चमकते हुए इलेक्ट्रॉन दिखते थे, फुल रिएक्शन में चमकते हुए नहीं दिखेंगे। आप मन की आंखों से देखोगे। कैसे देखो? या तो आप Zn 0 से +2 ले लो, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं? 2, तो यहां से N2 आ गया। या आप कॉपर 2+ से कॉपर ले सकते हो, कोई एक लेना लेकिन, है ना? क्योंकि Zn से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वही कॉपर पे जाते हैं, तो डबल ऐड मत कर देना। 2 इलेक्ट्रॉन Zn से निकले तो वो कॉपर पे जाएंगे, यानी कि रिएक्शन में 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो कोई भी एक चीज ले लो, चाहे तो Zn से Zn2+ ले लो, चाहे कॉपर 2+ से कॉपर ले लो। तो n की वैल्यू 2 आ गई। और log Q हम लिखेंगे, देखो जरा। तो E सेल आ जाएगा, E0 सेल पुट कर दूं कितना? 1.1 वोल्ट माइनस 0.06/2। log Q कैसे लिखोगे? सॉलिड है, छोड़ दो। Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन। खत्म हो गया। ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आंसर। Zn2+ अपॉन कॉपर 2+। बताओ जरा, बोलो। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? पक्का? पक्का? तो आप किसी भी सवाल के लिए अब आप खेल सकते हो। आओ जरा एक सवाल ऐसे खेलते हैं, ये वाला पहले खेलते हैं। चलो, ऐसा सवाल दिया है, आओ खेल लेते हैं थोड़ा सा। मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं पूरा कैसे करोगे। द मेजर्ड वोल्टेज फॉर द रिएक्शन विद द इंडिकेटेड कॉन्सेंट्रेशन इज 1.5 वोल्ट। कैलकुलेट E0। देखो, अब तुमसे क्या कह रहा है? E0 निकालना है, E दिया है, तो ये तुम्हें E सेल गिवन है, ठीक है? E सेल दिया है, E0 सेल तुम्हें निकालना है। कैसे निकालोगे? चलो शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। आइए, E सेल क्या आ जाएगा? E0 सेल माइनस 0.06 अपॉन n log Q। यही लिखोगे? यही लिखोगे? ठीक है। E सेल कितना दिया है? 1.5, ठीक है? E0 सेल निकालना है तुम्हें, कोई बात नहीं, सवाल उल्टा कर, E0 सेल पूछ लिया, क्या दिक्कत है? माइनस 0.06 और n निकालना है। n कैसे निकलेगा? या तो आप क्रोमियम से चल लो या सिल्वर से चल लो। चलो क्रोमियम से चलते हैं। 0 से +3 कितने का चेंज है? 3 का। तो n की वैल्यू 3 आ गई। log Q बता देना जरा। आयन है तो कॉन्सेंट्रेशन, सॉलिड छोड़ दो, आयन है तो कॉन्सेंट्रेशन। लो आ गया, खत्म हो गया मामला। जो कॉफिशिएंट है वो पावर चढ़ा देना। तो अब सॉल्व कर लो इसको। 1.5 E0 सेल 0.02 बोल दूं, log CR +3 कितना दिया? 0.3 अपॉन AG प्लस कितना दिया? 0.1 और 0.1 का होल क्यूब, ये है। ऐसा हो गया। और 0.1 का होल क्यूब मतलब 10⁻⁻1 का होल क्यूब, तो 10⁻³ ऊपर जाएगा 1000। 1000 इंटू 0.3, 1000 इंटू 0.3 चेक कर लो, 300। तो ये आ जाएगा आपका। तो E0 सेल बनेगा 1.5 प्लस 0.02 log 300। मैं इसको यहां उठा के ले आया, तो 1.5 में 0.02 इंटू log 300 बन जाएगा। सही किया ना मैंने? 10⁻³ ऊपर जाएगा 1000 बनेगा। 1000 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा? 100 इंटू 3 300। log 300 निकाल लो। कैसे निकालोगे? log 3 इंटू 100, log 3 प्लस log 100।
और log 100 को लिख दूं 10 की पावर 2, यानी कि 2 आ गया, और log 3 आ गया 0.3, तो 2.3 आ जाएगा। और 2.3 में 0.02 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 23 का डबल कितना हो गया 46, और 3 पावर पीछे कर लो, 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3, 0.046, और 1.50 में से 0.04 लगभग 0.04, तो ये बचेगा 6 4 1.46 के आसपास आएगा। बी लगा दूं आंसर? सही है, बी लगा दूं आंसर? चेक कर लो। अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, रुको रुको, मैंने log 2 की वैल्यू पुट कर दी है। ये कितना आ रहा था? log 3 है, 0.47 आएगा। सॉरी 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 सॉरी, log 3 है ना, 0.48 आएगा। 0.3 तो log 2 की होती है, तो ये आ गया 2.48, और ये log 300 आया 2.48, यानी कि 248 में मल्टीप्लाई कर दो 2 का, 16 1 4 का डबल 8 और 1 9 और 4, और 2 जीरो यहां से और 2 जीरो यहां से, 1 2 3 4, 0.04 ना हो, यानी कि 0.05 माइनस करना है, तो 1.50 में से 0.05 माइनस करना है, 1.45 के आसपास। ऑप्शन में नहीं तो 1.45 ही आएगा ना लगभग, चेक कर लो। 1.4 के आसपास ही आ रहा है फिर तो वही है। 1.4 के आसपास आ रहा है, जल्दी बताओ। बोलो 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 बोलो, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? अरे पगला गया हूं क्या मैं? अरे यार माइनस क्यों कर रहा हूं, प्लस लगा है यार। 1.55 45 नहीं 1.55 ढोलकपुर आंसर आ रहा है। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप अपने इधर कर लेना अलग से। तो ये मैंने एक अप्लाई करके आपको बता दिया, ये थोड़ा सा इधर कैलकुलेशन है, तो 0.5 के हिसाब से 1.5 के हिसाब से 1.55 आ रहा है। ढोलकपुर आंसर आ रहा है, चेक कर लो जरा फटाफट से बताओ। ठीक है, प्लस है वो माइनस नहीं है ना, तो 1.55 बन रहा है। ठीक है, मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, समय हो चुका है मेरे ख्याल से। ये आपके लिए होमवर्क है ना, तो ये आपको करके लाना है, और एक ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, ये होमवर्क है, नेक्स्ट टर्न पे इसको डिस्कस करेंगे। बस मैं यहां थोड़ी हेल्प कर देता हूं। पीएच अगर 12 है तो पीएच होगी 2, और पीएच अगर 2 है तो ओएच माइनस कॉन्सेंट्रेशन होगी 10 की पावर -2। तो यहां जरूरत पड़ेगी आपको, है ना, जब आप लिखोगे ना तो जरूरत पड़ेगी। तो ये मैंने बता दिया आपको, ट्राई करना है इसको आप। तो ये सवाल कर लोगे आप होमवर्क वाला? ठीक है, और एक ये ट्राई करना। ठीक है, एक ये होमवर्क है। ठीक है, एक ये ट्राई करना, कंसंट्रेशन वेरी कर रखी है इसमें, तो ये भी आप ट्राई करना, 1 2 सवाल। ठीक है, बाकी तो अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। चलिए, जाते जाते हम आपको बोलना चाहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने हमसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मामला आगे बढ़ाया। नस्ट इक्वेशन आज हमने कवर करी, खूब सारे एग्जाम्पल किए, ढेर सारे केसेस हमने कवर कर लिए, और फाइनली आप नस्ट इक्वेशन लिखना सीख गए हो। घर पे 2 सवाल दिए, उसको ट्राई कर लेना, सही हो जाएगा सब। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में आओगे तो रिवाइज करके आना। अब आप वो सवाल सारे कर सकते हो जो लास्ट डीपीपी में थे। अब आप कल की डीपीपी और आज की दोनों डीपीपी कर लो। आज ज्यादा सवाल नहीं है, 8 10 सवाल ही है, कल के में 22 23 सवाल थे, तो दोनों मिला के कम से कम 30 35 सवाल के ऊपर तो बनेंगे। आप बना लेना, कल मुलाकात करेंगे अपन, यहीं से सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहीं से हम सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नस्ट इक्वेशन में थोड़े से और न्यूमेरिकल हम करेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे अगले टॉपिक पर, है ना। तो अगले टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको कल क्या कराने वाला हूं, कल मैं आपको कराने वाला हूं नस्ट इक्वेशन के और प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस, और एक प्रैक्टिस सेशन कल रख लेते हैं अपन, है ना। तो जितना अभी तक पढ़ा उसके सवाल कर लो, ईसीएस से रिलेटेड सवाल कर लो, है ना, ई नॉट सेल वाले सवाल कर लो, डेनियल सेल से रिलेटेड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे, और इसके कुछ वेरिएशन होते हैं। ई नॉट सेल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, डेल्टा जी के बारे में बता दूंगा।
तो कल हमारा सिर्फ प्रैक्टिस सेशन होने वाला और 2-3 नर्स्ट इक्वेशन के वेरिएशन होते हैं, कुछ फॉर्मूले डिराइव करते हैं अपन, तो वो हम पढ़ेंगे बस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कल जब आओगे तो सारा का सारा रिवाइज करके आना इलेक्ट्रो, कल अपन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।